सिद्धार्थ और मयूरी घर पर तो आ गए थे, लेकिन उनके बीच की दूरियां अभी भी कम नहीं हुई थी। अब देखेंगे आज के एपिसोड नंबर 34 में क्या रहता है। क्या उनके बीच की दूरियां कम होंगी या नहीं। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी जिद्दी बिलेनियर एपिसोड नंबर 34। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और लाइक जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं कहानी। सिद्धार्थ, जो अब तक उसका ध्यान पाने की कोशिश कर रहा था, वो अपने कपड़े उतारने की स्थिति में था। उसने मुस्कुराकर कहा, मेरे लिए कुछ कपड़े लाओ। मेरे पास यहाँ कुछ नहीं है। मुझे पहले भी ससुर जी से मांगने पड़े थे। आगे से मयूरी ने उसे एक नज़र देखकर कहा, क्या तुम खुद नहीं ला सकते। लेकिन सिद्धार्थ की गहरी शांत आंखों ने उसे चुप करा दिया। वो जानती थी कि जब वो इस तरह देखता है तो बहस करना बेकार है, और वैसे भी एक बड़ा प्रेसिडेंट अपने ससुर के कपड़े पहनकर कैसे घूम सकता है। मयूरी ने बड़बड़ा कर कहा, मुझे तुम दोनों बाप बेटे का कर्ज चुकाना है। ये कहते वो कमरे से बाहर चली गई। वहीं ये सब देखकर सिद्धार्थ के चेहरे पर एक विनिंग मुस्कान आ गई। उसने अपनी घड़ी उतारी। वहीं नन्हा आरुष अपनी माँ को जाते देखकर भ्रमित था। उसने ऊपर अपने पापा को देखा। आगे से सिद्धार्थ ने अपने बेटे को आंख मार कर कहा, क्या देख रहे हो मम्मी, वायर है वायर, समझे। उसकी बात सुनकर आरुष ने उसे घूरा, मानो सोच रहा हो कि कितना अजीब आदमी है। इसके बाद सिद्धार्थ बाथरूम में जाकर शावर के नीचे खड़ा हो गया। तभी मयूरी वापस आई। उसने कालीन पर बिखरे उसके कपड़े उठाए और उन्हें टोकरी में डाल दिया। उसको धुंधले कांच के पीछे सिद्धार्थ की आकृति दिखाई दे रही थी, जिसको देखकर मयूरी ने नजरें झुका ली। तभी पानी बंद हुआ। सिद्धार्थ ने तौलिया लपेट कर पूछा, कपड़े ले आई क्या। आगे से मयूरी ने बिना देखे कहा, हाँ। तभी अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया। सिद्धार्थ ने उसके गाल पर जोर से किस करके कहा, थैंक यू वाइफी। ये कहकर वो हंसा और बाथरूम से बाहर निकल गया। वहीं उसकी इस हरकत से मयूरी का चेहरा टमाटर जैसा लाल हो गया था। बाद में मयूरी ने आरुष को खिलाया और उसने आरुष से शिकायत करके कहा, बेटा अपने पापा जैसा कठोर मत बनना। लेकिन उसे पता था कि ये शिकायत कम और प्यार ज्यादा था। वहीं सिद्धार्थ आराम से बेड पर लेटकर फोन पर काम कर रहा था। उसके शरीर पर ससुर की दी हुई ढीली ढाली टी शर्ट और शॉर्ट्स थे। फिर भी उसका आकर्षण कम नहीं हुआ था। तभी मयूरी ने उससे कहा, मैं नहाने जा रही हूँ, आरुष का ख्याल रखना। ये कहते हुए वो बाथरूम में घुस गई। कमरे में आरुष बिस्तर पर रेंग रहा था। उसका हाथ गलती से एक खिलौने पर पड़ा और उसे दर्द हुआ। उसने पापा की तरफ देखा, लेकिन पापा फोन में बिजी था। ये देखकर आरुष ने रोना शुरू कर दिया। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ चौंका। उसने फोन फेंका और बेटे को उठाकर कहा, क्या हुआ बेटा, मम्मी चाहिए। लेकिन आरुष रोता रहा। उसका रोना बिल्कुल मयूरी के जैसा था, कोमल और नाजुक। सिद्धार्थ को ये पसंद आया। तभी मयूरी गीले बालों और सफेद नाउट गाउन में बाहर आके उसने आते ही पूछा, क्या हुआ आरुष। तभी आरुष ने पापा की गोद में माँ के हाथ और बढ़ा दिए। सिद्धार्थ ने उसे मयूरी को सौंप दिया। मयूरी के स्पर्श से आरुष तुरंत चुप हो गया और सोने लगा। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मयूरी की माँ आ गई थी। उसने अंदर आकर कहा, मयूरी क्या आरुष सो गया, लाओ उसे मुझे दे दो। मयूरी हिचकिचाई। वो उस धातु के आदमी के साथ अकेले नहीं रहना चाहती थी। लेकिन तभी सिद्धार्थ ने पीछे से आकर कहा, माँ आरुष को ले जाइए। ये 6 महीने आपके लिए मुश्किल हैं, जब आप उसके अपने नाती के साथ वक्त बिताइएगा। उसकी बात सुनकर चंचल खुश हो गई। उसने मुस्कुराकर कहा, ओह सिद्धार्थ, तुम कितने समझदार हो। ठीक है, तुम दोनों आराम करो। ये कहते वो आरुष को लेकर चली गई। इसके बाद जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, सिद्धार्थ ने मयूरी को अपनी बाहों में जकड़ लिया। आगे से मयूरी ने संघर्ष करके कहा, सिद्धार्थ छोड़ो। लेकिन सिद्धार्थ ने उसे बिस्तर पर फेंक दिया। मयूरी कोने में दुबक गई। उसने नाराजगी भरे स्वर में कहा, तुम मुझे मजबूर करने के अलावा और कुछ नहीं जानते। आगे से सिद्धार्थ ने हंसकर कहा, मयूरी क्या तुम ये भी नहीं चाहती। लोग कहते हैं बच्चे के बाद औरत की इच्छाएं बढ़ जाती हैं। उसकी बात सुनकर मयूरी ने उसे लात मारकर कहा, बेशर्म। तभी आगे से सिद्धार्थ ने गंभीरता से कहा, आओ तुम्हारे बाल सुखा दूं, गीले बालों में सिर दर्द होगा। लेकिन मयूरी ने नखरे दिखाकर कहा, नहीं मुझे नहीं करवाना। यह सुनकर सिद्धार्थ ने एक शरारती मुस्कान देकर कहा, मतलब तुम सीधे मेन इवेंट पर जाना चाहती हो। तभी मयूरी ने उसे घूंसा मारा, लेकिन सिद्धार्थ ने उसे पकड़ लिया। किस करना शुरू कर दिया। मयूरी का विरोध पिघलने लगा, लेकिन उसे सांस लेना तक याद नहीं रहा। तभी सिद्धार्थ ने उसे छोड़कर कहा, मयूरी सांस लो, क्या तुम्हें किस करना भी नहीं आता।
उसकी बात सुनकर मयूरी ने शर्म और गुस्से से सिद्धार्थ के कंधे पर काट लिया। आगे से सिद्धार्थ ने दर्द की परवाह किए बिना ही उसे कसकर गले लगाकर कहा, मुझे तुम्हारी बहुत याद आई वाइफी। उसकी आवाज में दर्द और प्यार दोनों थे। वहीं मयूरी का गुस्सा पिघल गया। उसने धीरे से पूछा, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम्हें प्रेम श्राप की बीमारी है? आगे से सिद्धार्थ ने उसके बालों को सहलाकर कहा, अगर बताता तो तुम क्या करती? ये एक जहर जैसा है, जिससे मैं तुमसे प्यार करूंगा उतना ही मुझे दर्द होगा। उसकी बात सुनकर मयूरी की आंखों में आंसू आ गए। उसने भावुक होकर पूछा, तो तुमने मुझे दूर क्यों नहीं किया? आगे से सिद्धार्थ ने उसके आंसू पोंछ कर कहा, क्योंकि दर्द सहना मंजूर है लेकिन तुम्हें खोना नहीं। और उस दिन पहाड़ पर मैंने दर्द कम करने के लिए थोड़ी अफीम ली थी, ताकि मैं तुम्हारे पास रह सकूं। उसकी बात सुनकर मयूरी सिसक पड़ी। उसने सिद्धार्थ को प्यार से एक मुक्का मारकर कहा, तुम सच में पागल हो। तभी सिद्धार्थ ने उसे बाहों में समेट लिया और उसके होठों को चूम कर कहा, अब सब ठीक है, अब कोई दर्द नहीं। उसी रात उधर जब सुरभि मेहरा विला के बाहर निकली थी, तो सड़क पर एक जाना पहचाना साया उसका इंतजार कर रहा था। ये नितेश था। वो लैंप पोस्ट के नीचे खड़ा था, ग्रे सूट में बहुत सौम्य। सुरभि का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने संकोच छोड़ दिया और दौड़कर उसे गले लगकर कहा, नितेश। नितेश ने उसे थाम लिया। उसकी बाहें सुरभि के इर्द गिर्द कस गई। उसने मुस्कुराकर पूछा, क्या मैं सपना देख रहा हूँ? तुम ठीक तो हो? सुरभि ने उसका सूट सहलाकर कहा, हाँ, मुझे लगा था कि तुम खतरे में हो। आगे से नितेश ने उसके बालों को सूंघ कर कहा, मैं ठीक हूँ, चलो खाना खाते हैं। इसके बाद वो पास के एक रेस्टोरेंट पर पैदल चले। सुरभि थोड़ी झिझक रही थी। अभी अभी का आलिंगन वो ज्यादा हो गया था। तभी अचानक नितेश ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ गर्म और बड़ा था। सुरभि का चेहरा लाल हो गया, लेकिन उसने हाथ नहीं छुड़ाया। सड़क पर उनकी परछाइयां एक हो रही थी, बिल्कुल 6 साल पहले की तरह। रेस्टोरेंट में नितेश ने जेंटलमैन की तरह उसके लिए कुर्सी खींची। वेटर मेनू लाया। नितेश ने मुस्कुराकर उससे कहा, तुम पहले ऑर्डर करो। सुरभि ने मेनू खोला। उसका दिल अभी भी तेज धड़क रहा था, लेकिन एक सुकून भी था। वो शख्स जिसके लिए वो रातों जागती थी, अब वो उसके सामने बैठा था, सुरक्षित। और उसका हाथ अभी भी उसकी हथेली की गर्माहट महसूस कर सकता था। रेस्टोरेंट में एक अजीब सी खामोशी छा गई, जिसे नितेश ने कोमल इशारों से और भी गहरा कर दिया। उसने मेनू सुरभि के हाथों से लिया और उसके लिए डिशेज ऑर्डर किए। सुरभि ने राहत की सांस ली। यह आदमी हमेशा उसकी पसंद का ख्याल रखता था। इसके बाद खाना आया। नितेश ने फ्राइड राइस की कटोरी उठाई और चॉपस्टिक से बड़ी सावधानी से प्याज के टुकड़े निकालने लगा। यह देखकर सुरभि का दिल भर आया। इतने सालों बाद भी उसे याद था कि उसे प्याज पसंद नहीं थे। वो अपने परिवार की इकलौती बेटी थी, थोड़ी नखरे वाली, जिसे पालना आसान नहीं था। लेकिन नितेश उसे हमेशा एक राजकुमारी की तरह मानता था। तभी अचानक पीछे की सीट से एक शरारती बच्चे ने उछल कूद मचा दी, जिसे देखकर नितेश ने अपनी शांत अधिकारपूर्ण आवाज में सुरभि को अपने बगल वाली सीट पर बुला लिया। अब वो दोनों एक साथ बैठे थे, दुनिया से बिल्कुल कटे हुए। नितेश ने खाना बंद कर दिया था। अब वो सोफे पर आराम से टिका हुआ था और उसने एक हाथ सुरभि के पीछे रखा और उसकी आंखों में थकान थी। सुरभि से छिपी नहीं रही, इसलिए सुरभि ने अपनी आवाज में चिंता जताकर पूछा, क्या हुआ? तुमने खाना क्यों नहीं खाया? नितेश ने संक्षेप में कहा, कुछ नहीं, बस जाह्नवी, उसका पैर काटना पड़ा। अब वो व्हीलचेयर पर रहेगी। उसकी बात सुनकर सुरभि सन रह गई। जाह्नवी नितेश की छोटी बहन, जिसे अपनी गलतियां की थी, अब उसकी सजा भुगत रही थी। नितेश के लिए एक भारी बोझ था। वो हमेशा अपने परिवार से अलग थलग रहा था, लेकिन जाह्नवी के लिए उसके मन में एक भाई का दर्द था। तभी सुरभि ने मासूमियत से कहा, मुझे समझ नहीं आता कि तुम्हें कैसे दिलासा दूं। उसकी बात सुनकर नितेश हल्का सा मुस्कुराया। उसने मुस्कुराकर कहा, दिलासा देना नहीं आता तो क्या आता है? यह कहकर उसने झुककर सुरभि के होठों को धीरे से चूम लिया, जिससे सुरभि का शरीर कांप उठा। उसने आंखें बंद कर ली और उस कोमल स्पर्श को महसूस किया। यह दिलासा था या शायद प्यार का इकरार। वो पिघल गई थी और उसे जवाब में उसने भी उसे चूम लिया। तभी पीछे से बच्चे की आवाज आई, वाह शैम शैम। आवाज सुनते ही सुरभि झटके से दूर हुई। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया था। तभी बच्चे के माता पिता ने माफी मांगी, लेकिन बच्चा अपनी धुन में था। उसने कहा, ओ अंकल आंटी किस कर रहे थे? उसकी बात सुनकर नितेश हंसा। उसका मूड अब बेहतर लग रहा था। वापसी में टैक्सी में बॉलीवुड का एक पुराना गाना बज रहा था।
मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। शोरबी की यादें ऑक्सफोर्ड के उन दिनों में चली गई। वो दिन जब उसकी पुराने गानों वाली सीडी खो गई थी और नितेश ने उन्हें ढूंढ कर दिया था। मैपल, लाल स्वेटर पहने वो लड़का जिसने उसका दिल चुरा लिया था। तभी अचानक टैक्सी ने एक तेज मोड़ दिया, जिससे शोरबी नितेश के ऊपर जा गिरी। उसने उसे गिरने से बचाया और अपनी बाहों में कस लिया। उसने फुसफुसा कर कहा, डरो मत। शोरबी ने खुद को सीधा करने की कोशिश की, लेकिन नितेश ने उसे नहीं छोड़ा। उसने उसको और मजबूती से पकड़कर कहा, हिलो मत, मुझे बस थोड़ी देर गले लगने दो, मैं थक गया हूँ। उसकी बात सुनकर सुरभि रुक गई। उसकी नाक में नितेश की वही पुरानी खुशबू थी, कीटाणुनाशक और मर्दाना गंध का मिश्रण। वो सचमुच थका हुआ था। शोरबी ने अपना हाथ उसकी हथेली में रख दिया। नितेश ने उसका सिर अपने दिल पर रख लिया था। धड़कनें तेज थी लेकिन सुकून देने वाली थी। नितेश ने उसे अपार्टमेंट के नीचे छोड़ा लेकिन गया नहीं। शोरबी लिफ्ट में थी जब उसका फोन बजा। फोन पर शोरबी ने नितेश की हंसी सुनाई दी। उसने हंसकर कहा, हेलो, मैं नीचे हूँ, क्या तुम मुझे ऊपर नहीं बुलाओगी? शोरबी का दिल जोरों से धड़कने लगा। इससे पहले वो मना कर पाती, नितेश उसके पीछे खड़ा था। उसने उसे अपार्टमेंट के अंदर धकेल दिया। दरवाजा बंद होते ही माहौल बदल गया। नितेश, जो हमेशा सौम्य रहता था, आज वो हावी हो रहा था। उसने शोरबी को दीवार से सटा दिया और उसे चूमने लगा। वहीं शोरबी का विरोध पिघल गया था। वो जानती थी कि वो भी यही चाहती थी। ऐसे ही रात बीती और दोनों कपल प्यार और नाराजगी में डूबे हुए थे। अगली सुबह मयूरी की नींद एक मजबूत आलिंगन से खुली। सिद्धार्थ की बाहें उसे जकड़े हुए थी। सुबह की किरणें उसके थके हुए चेहरे पर पड़ रही थी। मयूरी ने सिद्धार्थ हिलाते हुए कहा, उठो, 8 बज गए हैं। लेकिन आगे से सिद्धार्थ ने उसे कसकर पकड़ कर कहा, अभी जल्दी है। ये कहकर उसने अपना चेहरा उसकी गर्दन में छिपा लिया। वहां दूध और मयूरी की अपनी खुशबू का एक नशीला मिश्रण था। सिद्धार्थ ने याद किया, उसकी वाइफ सिर्फ 23 साल की थी, एक छोटी लड़की जिसे अपना दुनिया बना लिया था। उसने उसे बहला फुसलाकर अपना बना लिया। उसे खुद पर थोड़ी शर्म आई, लेकिन प्यार उससे भी कहीं ज्यादा था। उसने शरारत से कहा, एक बार और। लेकिन यह सुनते ही मयूरी का चेहरा सख्त हो गया। उसने सख्ती से कहा, क्या तुम जानवर हो क्या? ये बिस्तर पर हाथापाई कर रहे थे कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। यह मयूरी की माँ थी। उसने बाहर से कहा, मयूरी, सिद्धार्थ आरुष खेलना चाहता है। उसकी आवाज सुनते ही मयूरी ने सिद्धार्थ को धक्का दिया और भाग गई। सिद्धार्थ जो बिना कपड़ों के लेटा था, उसने जल्दी से कंबल खींचा। वहीं मयूरी ने दरवाजा खोला और आरुष को गोद में ले लिया। इसके बाद सिद्धार्थ ने तौलिया लपेटा बाहर आया। उसने देखा कि मयूरी कितनी खूबसूरत लग रही थी। सफेद नाउट गाउन में बिखरे बालों के साथ। वो जानता था कि कई मर्द उसे चाहते थे, लेकिन अब वो सिर्फ उसकी थी। तभी आरुष पापा को देखकर किलकिलाया, पापा पापा। सिद्धार्थ ने तुरंत अपने बेटे को गोद में लेकर कहा, बेटा, पता है कल रात पापा तुम्हारे साथ क्यों नहीं सोए? क्योंकि पापा मम्मी के साथ फ्लर्ट कर रहे थे। आरुष ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखा, मानो कह रहा हो, पापा आप कितने गंदे हैं। सिद्धार्थ आरुष के साथ खेल ही रहा था। उसने मासूम नहा ली, मयूरी नहा ली। उसने बाथरूम में बाहर आते ही सिद्धार्थ से कहा, जाओ नहा लो, नहीं तो तुम्हें ऑफिस के लिए देर हो जाएगी। सिद्धार्थ ने पीछे से हल्का सा थप्पड़ मारकर कहा, मैं आज ऑफिस नहीं जा रहा, हम बाहर चलेंगे। उसकी बात सुनकर मयूरी का चेहरा लाल हो गया। उसने सिद्धार्थ का हाथ झटक कर कहा, नहीं, मुझे शूटिंग पर जाना है। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ का चेहरा लटक गया। जब वो बिजी होता है तो ठीक है, लेकिन जब वो फ्री है तो मयूरी काम पर जाएगी। ये सोचते हुए उसने गुस्से में बाथरूम का दरवाजा बंद कर लिया। जब वो बाहर आया, मयूरी तैयार थी। पिंक शिफॉन ड्रेस, बालों में चोटियां और होठों पर 2 रंगों वाली लिपस्टिक। वो किसी तितली से भी ज्यादा प्यारी लग रही थी। सिद्धार्थ उसके पीछे खड़ा हो गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी और अधिकार का भाव था। वो उसे आईने से घूर रहा था और मयूरी समझ ही नहीं पा रही थी कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। उसने मन ही मन में सोचा कि क्या वो फिर से उसे रोकने वाला था, या फिर वो बस अपनी वाइफ की खूबसूरती को निहार रहा था, जिसे पाने के लिए उसने मौत को भी मात दे दी थी। वहीं सिद्धार्थ उसे आईने में घूर रहा था। उसने पूछा, क्या गड़बड़ है? तुम इतनी सज धज कर कहाँ जा रही हो? मयूरी ने कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में। लेकिन आगे से सिद्धार्थ ने नाखुशी से कहा, इसे बदल दो, तुम माँ बन चुकी हो, इतने छोटे कपड़े मत पहना करो।
उसकी बात सुनकर मयूरी हंस पड़ी। यह आदमी सिर्फ जलन महसूस कर सकता है। उसने अपने हाथ से सिद्धार्थ के गले में डालकर शरारत भरी मुस्कान के से पूछा, हबी, क्या मैं सुंदर लग रही हूँ? उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ का दिल पिघल गया। उसने उसके होठों पर लगी लिपस्टिक को पोंछा और उसे चूम कर कहा, तुम बिना मेकअप के ही सबसे सुंदर हो। मुझे तुम्हारा ये सादा रूप पसंद है। इधर जब वो एक दूसरे के प्यार में डूबे थे, वहीं उधर हॉस्पिटल में जानवी को होश आ गया था। वो हॉस्पिटल के बिस्तर पर थी। दर्द से उसका पूरा शरीर टूट रहा था। उसने अपना दाहिना हाथ जांघ पर बढ़ाया, लेकिन वहां कुछ नहीं था। वो एकदम से चीख पड़ी। उसकी माँ उर्मिला दौड़कर अंदर आई। उसने जानवी को शांत करवाने की कोशिश करके कहा, जानवी शांत हो जाओ, इफेक्ट बढ़ रहा है, इसलिए हमें तुम्हारा प्यार काटना पड़ा। उसकी बात सुनकर जानवी ने चिल्लाकर कहा, नहीं, मैं अपाहिज नहीं होना चाहती माँ। उसने उठने की कोशिश की और धड़ाम से गिर गई। उसके शरीर पर यातना के निशान थे, चाकू के घाव, सिगरेट के दाग। वो फूट फूट कर रोने लगी थी। गुस्से में जानवी ने जहर उगल कर कहा, ये सब उस सिद्धार्थ की वजह से हुआ है। उसने मुझे फंसाया। उसने प्रियंका के जरिए मुझे नशा दिया, दिशांत को भड़काया और मुझे बर्बाद कर दिया। वो बिल्कुल शैतान है। उसकी बात सुनकर उर्मिला का खून खोल उठा। तभी नितेश वहां आया। उर्मिला ने उसे घृणा से देखकर कहा, तुम सिद्धार्थ के साथ थे, तुमने अपनी बहन को क्यों नहीं बचाया? आगे से नितेश ने शांत स्वर में कहा, यह भी जानवी की गलती थी माँ। उसने सिद्धार्थ को मारने की कोशिश की थी। उसकी बात सुनकर उर्मिला ने चिल्लाकर कहा, चले जाओ यहां से। तुमने उस औरत सुरभि के चक्कर में अपने परिवार को छोड़ दिया। उसकी बात सुनकर नितेश वहां से चला गया, लेकिन उर्मिला का गुस्सा शांत नहीं हुआ। तभी उसने सुरभि को देखा। उर्मिला ने उसको देखकर व्यंग करके कहा, ओ डॉक्टर सुरभि, सुना है तुम फिर से मेरे बेटे के साथ हो। अपने मम्मी पापा की मौत को भूलकर खुश हो। जब तुम दोनों साथ थे, क्या तुम्हें अपने मरे हुए माता पिता का ख्याल नहीं आया? उसकी बात सुनकर सुरभि का चेहरा सफेद पड़ गया। पुरानी यादें, ट्रेन एक्सीडेंट, उसके माता पिता की मौत और सब कुछ एक साथ उसके सामने आ गया। वो वहां से भाग गई। नितेश ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उर्मिला ने उसका रास्ता रोक लिया। उर्मिला ने चेतावनी देकर कहा, उसे दूर रहो नितेश, मैं उसे कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगी। उसकी बात सुनकर नितेश ने ठंडे स्वर में कहा, तो अपने दरवाजे बंद कर लो माँ। तो क्या करो, सुरभि के पीछे भाग गया। उधर हॉस्पिटल के कमरे में जानवी अपनी किस्मत पर रो रही थी। तभी उसे दरवाजे के पीछे एक परछाई दिखाई दी। वहां सिद्धार्थ खड़ा था, हल्के नीले रंग की कमीज में, चेहरे पर एक अलग ही चमक। वो खुश लग रहा था। उसको देखते ही जानवी का दिल बैठ गया। उसने गुस्से में कहा, क्या तुम मुझ पर हंसने आए हो? उसकी फटी हुई आवाज निकली। उसकी बात सुनकर आगे से सिद्धार्थ ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हंसने नहीं, मैं इतना फालतू नहीं हूं। मैं बस नितेश को ढूंढ रहा था। उसकी आंखों में जो चमक थी, वो जानवी को और भी चुप कर रही थी। सिद्धार्थ जीत चुका था। उसने अपना प्यार पा लिया था और जानवी ने अपना सब कुछ खो दिया था। इसके बाद शाम को जब सिद्धार्थ मेहरा विला लौटा, घर में मयूरी नहीं थी। चंचल ने उसे बताया कि वो शूटिंग में बिजी है, शायद रात को घर न आए। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ का चेहरा तन गया। उसने अपनी सास से पूछा, क्या वो अक्सर रात को बाहर रहती है? आगे से चंचल ने घबराकर उसकी बात का जवाब दिया, नहीं, बस कभी कभी। तभी सिद्धार्थ ने अरुष को गोद में लिया। नन्हा अरुष अपने पापा को देखकर किलकिलाया। तभी सिद्धार्थ ने फैसला लेकर कहा, चलो हम मम्मी को लाने चलते हैं। चंचल ने उन्हें रोका नहीं, बल्कि अरुष का सामान पैक कर दिया। कुछ देर बाद सिद्धार्थ की बेंटले कार शूटिंग स्थल पर रुकी। सिद्धार्थ अपनी वही जानी पहचानी नीली धारीदार कमीज और काली पतलून में, एक हाथ में अरुष को और दूसरे में भारी बैग ली, होटल की लॉबी में दाखिल हुआ। उसका रोब और आकर्षण ऐसा था कि सबकी निगाहें उसी पर टिक गई। लेकिन आज उसका रोबदार शख्सियत की गोद में एक नन्हा प्यारा बच्चा भी था, जिसने सबका दिल भी जीत लिया। लड़कियां फुसफुसाने लगी। एक लड़की ने आंख भरकर कहा, ओह माय गॉड, यंग मास्टर सिद्धार्थ और लिटिल मास्टर, ये दोनों कितने प्यारे हैं। तभी सिद्धार्थ ने मयूरी को फोन किया, लेकिन फोन उसके मैनेजर मधु ने उठाया और मधु ने उससे कहा, यंग मास्टर, मयूरी अभी बिजी हैं। आगे से सिद्धार्थ ने कहा, मैं होटल में हूँ, और फोन काट दिया। उसकी बात सुनकर मधु तुरंत दौड़कर उसके पास गई और उसने मयूरी को कमरे में ले गई। कमरे पर पहुंचकर उसने सिद्धार्थ से कहा, वो जल्द ही आ जाएगी,
ये कहकर मधु ने उन्हें अकेला छोड़ दिया। उनके बाद सिद्धार्थ ने आरुष को कालीन पर छोड़ दिया। नन्हा आरुष रेंग कर नई दुनिया की खोज में लग गया। सॉकेट में काले छेद में उसे डरावने लगी और मेज पर लटका तोप लिया जो उसके सिर पर गिर गया। वो ऐसे ही मस्ती कर रहा था। वहीं सिद्धार्थ बिस्तर पर लेटकर काम करने लगा। कुछ देर बाद आरुष बोर हो गया। तभी उसने अपनी पसंदीदा चीज मिली, दांत निकालने वाले बिस्कुट। उसने पैकेट खोलने की कोशिश की लेकिन नन्हे हाथों से वो संभव नहीं था। उसने अपने पापा की पैंट खींची। सिद्धार्थ ने भी सहमत होकर बिस्कुट खोलकर उसे दे दिए, लेकिन साथ ही चेतावनी देकर कहा, ज्यादा मत खाना। आरुष ने बिस्कुट तो ले लिए लेकिन पैकेट पर पापा का कब्जा हो गया। ये तो धोखेबाजी थी। आरुष ने मौका देखा और जब पापा काम में मगन थे उसने रिंग कर चुपके से पैकेट छीन लिया और दूर भाग गया। सिद्धार्थ ने देखा और हंस पड़ा। हाँ शाबाश। तभी दरवाजा खुला, मयूरी अंदर आ गई। उसने हैरान होकर पूछा, सिद्धार्थ तुम यहाँ? फिर उसकी नजर घूमी। आरुष कहाँ है? मयूरी का दिल बैठ गया। आरुष गायब था। सिद्धार्थ ने लापरवाही से कहा, अरे वो अभी तो यही था। तभी मयूरी की नजर सोफे के पीछे पड़ी। वहां दो नन्हे पैर हवा में हिल रहे थे। आरुष वहां छिपा बिस्किट खा रहा था। मयूरी ने राहत की सांस ली और सिद्धार्थ को घूर कर कहा, तुम बच्चे का ध्यान भी नहीं रख सकते। आगे से सिद्धार्थ ने उसे अपनी तरफ खींच कर कहा, वो मेरा बेटा है, उसे कुछ नहीं होगा। लेकिन तुम रात को घर क्यों नहीं आई थी? मयूरी ने उसे धक्का देकर कहा, और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आगे से सिद्धार्थ ने हक से कहा, तुम्हें वापस लेने आया हूँ और आरुष को अपनी माँ चाहिए। उसका प्यार देखकर मयूरी का गुस्सा पिघलने लगा। उसने देखा कि सिद्धार्थ और आरुष दोनों ही उसे देख रहे थे, एक जैसी आंखें और एक जैसी उम्मीद के साथ। उसने मुस्कुराकर कहा, ठीक है चलो घर चलते हैं। मयूरी की निगाहें अब सिद्धार्थ पर टिक गई। वो बिस्तर के सिरहाने से टिका कीबोर्ड पर उंगलियां नचा रहा था। वो काम में मगन था लेकिन उसकी ये उदासीनता मयूरी को खटक रही थी। उसके मन में उसने सोचा, अगर इतना ही बिजी थे तो बेटे को लेकर मुझे ढूंढने क्यों आए? लेकिन दिल में उठे मिठास ने उसकी झुंझलाहट कम कर दी। शायद प्यार में हर स्त्री ऐसे ही विचित्र होती है। वो सूप का कटोरा लेकर उसके पास गए और मुस्कुरा कर बोली, काम बाद में, पहले सूप पी लो। आगे से सिद्धार्थ ने सिर उठाए बिना ही रूखा सा जवाब देकर बोला, क्या है? ग्रीन बीन सूप? मैं नहीं पीऊंगा, ये मीठा होता है। लेकिन मयूरी ने हार नहीं मानी। वो बिस्तर के किनारे बैठ गई और चम्मच भरकर उसको होठों तक ले गई। उसने कोमलता से कहा, ये मीठा नहीं है, मैंने इसमें थोड़ा मिश्री और बर्फ डाली है। गर्मियों के लिए एकदम ताजगी भरा है, चक्कर तो देखो। सिद्धार्थ ने सिर उठाया। उसकी नजर मयूरी पर जम गई। माँ बनने के बाद उसका शरीर और भी सुडौल और मादक हो गया था। सिद्धार्थ को उसकी ये वेशभूषा पहले सामान्य लगती थी लेकिन अब यह उसके धैर्य की परीक्षा ले रही थी। मयूरी को लगा कि वो नाराज है। उसे सफाई देकर बोला, सिद्धार्थ मैं स्टूडियो में थी, फोन नहीं ले पाई। वापस आकर पता चला कि तुम यहाँ हो, तुम्हारे लिए सूप बनाया। सिद्धार्थ चुप रहा। वो जानता था कि मयूरी को जितना लाड करो वह उतना ही मनमानी करती है। वो चाहता था कि वो उसे अपनी गलती का एहसास हो। देर रात तक बाहर रहना, फोन न उठाना और ये सब उसे पसंद नहीं था। फिर भी मयूरी की आंखों में चिंता देख उसका गुस्सा पिघल गया। उसने सूप का एक जल्दी से घूंट भर लिया और मयूरी ने उत्सुकता से पूछा, कैसा है? स्वाद वाकई बेहतरीन था, हल्की मिठास और ठंडक का सही मेल। सिद्धार्थ ने संक्षेप में कहा, अच्छा है। मयूरी खिल उठी। उसे अपने हाथों से सूप पिलाने लगी। तभी आरुष के रोने की आवाज आई। मयूरी ने तुरंत कटोरा सिद्धार्थ को थमाया और बेटे को गोद में ले लिया। उसने आरुष को पुचकार कर कहा, क्या हुआ मेरे बच्चे? आरुष भूखा था। वो माँ की टी शर्ट खींचने लगा। कमरा छोटा था और सिद्धार्थ सामने। मयूरी ने शर्मा कर सोफे का रुख किया और उसने खुद को और आरुष को एक पीले कंबल से ढका और उसको दूध पिलाने लगी। सिद्धार्थ को अब तक सूप पी रहा था, उसका मनोबल टूट गया। उसने अपने ही बेटे से जलन की। उसकी वाइफ का प्यार बांट रहा था। मयूरी जब अपनी टी शर्ट ऊपर कर रही थी तो उसकी दबी हुई आह सिद्धार्थ के कानों में संगीत की तरह गूंज उठी। वह उठा और मेज के पास गया। वहां 4 लजीज व्यंजन रखे थे। उसका ध्यान मयूरी पर था। वो धीरे धीरे मयूरी के पास गया। मयूरी के गाल पर शर्म से लाल हो गई। उसने कंबल ठीक किया लेकिन सिद्धार्थ ने झुककर अपनी खुरदरी उंगली से उसके गाल को छुआ और हल्का सा छेड़ कर कहा, और उसको दूसरी तरफ पलट दो, अब दोनों तरफ से थोड़ा अलग दिख रहा है। सिद्धार्थ की आवाज भारी और नशीली थी। उसकी बात सुनकर मयूरी का चेहरा शर्म से जल उठा।
वो समझ गई कि सिद्धार्थ का इशारा किस ओर है। वो तुरंत दूसरी तरफ मुड़ गई। सिद्धार्थ मुस्कुराया। उसकी प्यास बुझी नहीं थी, लेकिन वो स्वयं व्रत कर खिड़की की तरफ बढ़ गया, जैसे ठंडी हवा ने उसे सख्त की जरूरत हो। कुछ देर बाद आरुष का पेट भर गया। मयूरी ने कपड़े ठीक किए और बोली, सिद्धार्थ चलो खाना खाने चलते हैं। तीनों ने एक साथ खाना शुरू कर दिया। सिद्धार्थ ने आरुष को चावल खिलाकर कहा, अब इसका दूध छुड़ाने का समय आ चुका है। मयूरी ने सिर हिलाकर कहा, हाँ कल से शुरू करूंगी। फिर डर कर उसने अपनी बात को आगे बढ़ाकर कहा, सिद्धार्थ आज मेरा नाइट सीन है, देर हो सकती है। सिद्धार्थ ने एक पल बेटे को देखा और फिर स्मार्ट लहजे में कहा, कल सुबह 6 बजे मेरी मीटिंग है। उसकी बात सुनकर मयूरी सन रह गई। इसका मतलब साफ था, जल्दी सोना है और वो उसे अपने पास चाहता था। उस रात में उसे जाना मंजूर नहीं था। वो मन ही मन में उसे कोसने लगी। यादाश्त जाने के बाद समय वो कितना बदला हुआ था और अब वापस वही दबंग हस्बैंड बन गया था। इसके बाद जाते समय मयूरी ने आरुष को नहलाने की बात की। सिद्धार्थ ने जिम्मेदारी ली। मयूरी ने जाते जाते हिदायत देकर कहा, इसके बाल मत धोना, आंखों में पानी आ जाएगा। उसकी बात सुनकर पापा और बेटे ने एक दूसरे को देखा और मयूरी को विदा किया। बाथरूम में सिद्धार्थ ने बाथ टब तैयार किया। उसे सफाई पसंद थी। उसने आरुष के कपड़े उतारे। आरुष ने पानी में जाने से पहले सिर पर हाथ रखकर इशारा किया, बाल नहीं धोओगे? सिद्धार्थ ने उसे गोद में लिया और मयूरी की नकल करके बाल धोने की कोशिश की। उसने अपने बेटे से कहा, पापा होशियार है लेकिन एक्सपीरियंस थोड़ा कम है। लेकिन तभी शैम्पू आरुष की आंखों में चला गया और बच्चा रोने लगा। ये देखकर सिद्धार्थ घबरा गया। उसने जल्दी से तौलिए से उसकी आंखें पोंछकर कहा, सॉरी बेटा, पापा साफ कर रहे हैं ना। इसके बाद धुली आंखों से जब आरुष ने दोबारा देखा तो दर्द जा चुका था। वो फिर हंसने लगा। उसको ऐसा हंसता देखकर सिद्धार्थ ने राहत की सांस ली। बेटे को नहलाने के बाद सिद्धार्थ खुद शोवर के नीचे खड़ा हुआ। ठंडे पानी की बूंदें उसके सुडौल जिम बॉडी पर गिर रही थी। आरुष उसे एकटक देख रहा था। सिद्धार्थ ने अपने बेटे की थोड़ी सहलाई और हंसकर कहा, उधर मत देखो बेटा, ये सिर्फ मम्मी के लिए है। नन्हे आरुष ने शर्म से मुंह छिपा लिया। रात को जब मयूरी लौटी तो कमरा शांत था। बिस्तर पर एक अद्भुत दृश्य था। सिद्धार्थ आधी रजाई ओढ़े लेटा था और आरुष उसके सीने से चिपक कर सो रहा था। मयूरी मुस्कुरा दी। उसके बाद उसने बाथरूम साफ किया, जो बाप बेटे ने युद्ध के मैदान जैसा बना रखा था, और नहाकर सोने चली गई। वो सोने से पहले क्रीम लगा रही थी कि एक मजबूत हाथ ने उसकी कलाई पकड़ी और बिस्तर पर खींच लिया। वो सीधे सिद्धार्थ के कठोर आलिंगन में जा गिरी। मयूरी ने घबरा कर पूछा, तुम सोए नहीं? सिद्धार्थ ने उसे अपने बेटे के बीच कर कर कहा, नहीं मैं सो रहा था, तुमने जगा दिया। अब इसका जुर्माना तुम्हें चुकाना पड़ेगा। ये कहकर उसे चूमना शुरू कर दिया। आगे से मयूरी ने बचने की कोशिश करके कहा, क्या कर रहे हो, आरुष जाग जाएगा। लेकिन सिद्धार्थ ने शरारत से कहा, मैं मस्ती करने वाला हूं, तुम उसे मत जगाना। ये कहकर वो उसके करीब सरक गया। आगे से मयूरी ने बहाना बनाकर कहा, नहीं कल सुबह तुम्हारी मीटिंग है। हालांकि वो ऊपर से विरोध कर रही थी, लेकिन सिद्धार्थ का स्पर्श उसे पिघला रहा था। तभी सिद्धार्थ ने उसे अपनी बाहों में कसकर कहा, मैंने झूठ बोला था। मीटिंग का बहाना इसलिए क्योंकि मैं चाहता था कि तुम मेरे पास रहो। मैं दिन रात काम करता हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए। मयूरी, तुम्हें और क्या चाहिए? उसकी बात सुनकर मयूरी निरुत्तर हो गई। तभी सिद्धार्थ ने उसे प्यार से चूमा। उसका स्पर्श, उसके शरीर की खुशबू मयूरी को मदहोश कर रही थी। तभी मयूरी का हाथ सिद्धार्थ के नंगे बदन पर गया। उसने शर्मा कर पूछा, तुमने कमीज क्यों नहीं पहनी? उसको ऐसे ही शर्मा कर देखकर सिद्धार्थ हंसा। उसने मयूरी का चेहरा ऊपर उठाया और उसकी आंखों में झांक कर कहा, मैं भी यही सोच रहा हूँ, शायद मैंने अपनी वाइफ का खर्च उठाने लायक पैसे नहीं कमाए, इसलिए वो काम में इतनी बिजी है कि मेरे लिए नाइट ड्रेस खरीदना ही भूल गई। उसकी बात सुनकर मयूरी की बोलती बंद हो गई। कमरे में सिर्फ उनके प्रेम की खामोशी रह गई। दुनिया के तमाम मर्द कह सकते हैं कि वो कमाते नहीं, लेकिन सिद्धार्थ ये नहीं कह सकता। जिस चीज का उसके पास सबसे कम कमी थी वो पैसा ही था। फिर भी नाइट ड्रेस न होने की बात उसने जिस कड़वाहट से कही, वो मयूरी को खटक गई। वो जानती थी कि ये गलती उसकी है, इतना बिजी रहना कि हस्बैंड के कपड़ों पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन अपनी गलती मानकर बजाय उसने मयूरी ने रक्षात्मक होकर पलटवार किया। उसने सिद्धार्थ की नकल उतार कर कहा, बड़ी बड़ी बातें, कौन जाने अगले ही पल तुम मुझे और बेटे को भूल जाओ। अगर मेरे पास काम न हो तो तुम मुझे छोड़ दो, तो हम माँ बेटा कैसे गुजारा करेंगे? सिद्धार्थ जानता था कि यह गुस्सा नहीं बल्कि
वो अतीत का डर बोल रहा था। वो झुका और उसने उसकी आंखों को चूमना चाहा। तभी मयूरी ने उसे जोर से धक्का देकर कहा, सिद्धार्थ, मुझे मत चूमो। तुम्हें मेरी आंखों को चूमने का इजाजत नहीं। वो नहीं चाहती थी कि वो उसकी उन आंखों को चूमो जिनके लिए वो अकेले इंग्लैंड में सर्जरी कराने गई थी। उन महीनों में जब वो अंधेरे में लड़ रही थी, सिद्धार्थ गायब था। वो सोचकर उसका गुस्सा फूट पड़ा। तभी अचानक उसे एक बात खटकी। वो बार बार उसकी आंखों को ही क्यों चूमता है? उसने सिद्धार्थ से पूछा। सिद्धार्थ, क्या तुम्हें शुरू से पता था? मयूरी की आवाज कांप रही थी। सिद्धार्थ की आंखों में उभरी दया और कोमलता ने जवाब दे दिया। उसे पता था। उसके रेटिना ट्रांसप्लांट के बारे में, उसके अंधेपन के बारे में उसको पता था। ये महसूस करते ही मयूरी की आंखों में आंसू छलक आए। उसने अपनी नन्ही मुट्ठियों में उसे मारकर कहा, बदमाश, तुम्हें पता था कि मैं लगभग अंधी हो गई थी, फिर भी तुमने एक शब्द नहीं कहा। उस दिन जब मैं तुम्हारे प्लेन क्रैश के बाद उठी, मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। जब मैं विला के बाहर गिरी, मैंने डर के मारे आंखें बंद कर ली, लेकिन तुमने मुझे घर छोड़ने के बजाय सेक्रेटरी को बुला लिया। ये सिसक कर वो बोली, मैंने तुम्हारे बिना जाने की आदत डाल रही थी, अपना और आरुष का फ्यूचर सुरक्षित कर रही थी। मुझे लगा तुम लव स्पेस में फंसे थे, इसलिए इसलिए मुझे दया आ गई। और तो मुझे तुम पर दया नहीं आई। इंग्लैंड में 1 महीना तुमने एक बार फोन भी नहीं किया। आगे से सिद्धार्थ ने उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया। उसने उसके गीले गालों को चूम कर कहा, वाइफी, मुझे माफ कर दो। ये सब मेरी गलती थी। मैं वादा करता हूँ, अब ऐसा कभी नहीं होगा। अगर मैं मर भी जाऊं तो मेरी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी और आरुष की होगी। जैसे उसने मरने की बात कही, वैसे ही मयूरी ने उसके मुंह पर हाथ रखकर कहा, बकवास बंद करो। तुम्हारे पैसे किसे चाहिए? मैं खुद कमा सकती हूँ। मुझे बस एक पुरुष की कमी खलती है। मुझे बस आरुष के पापा चाहिए। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ हल्का सा हंसा। उसने हंसकर कहा, हाँ तो ठीक है, मैं वापस आ गया हूँ। मैं खुद को तुम्हें सौंप रहा हूँ। माहौल पिघल गया। सिद्धार्थ ने उसे चूमा और मयूरी का प्रतिरोध समर्पण में बदल गया। उसने सिद्धार्थ के कपड़ों की तरफ इशारा करके कहा, रात में तुम यही पहनती हो? सिद्धार्थ ने उसके बालों में मुंह छिपा कर कहा, तुम्हें परवाह नहीं, मैं बस अपनी खूबसूरत वाइफ को देखना चाहता हूँ। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मधु की आवाज आई, मयूरी, वीडियो एडिटिंग के लिए तुम्हारी पुष्टि चाहिए। आवाज सुनते ही मयूरी घबराकर सिद्धार्थ से दूर होने की कोशिश करने लगी। उसने सिद्धार्थ से कहा, सिद्धार्थ, कोई है? लेकिन सिद्धार्थ ने उसे अपने पास दबाए रखा और चिढ़कर चिल्लाया, अभी क्या समय हुआ हो? जो भी काम हो कल बात करेंगे। इतना कहते ही बाहर सन्नाटा छा गया। मयूरी शर्म से लाल हो गई और उसने करवट लेकर आरुष को गले लगाकर कहा, सो जाओ बेटा, जाग जाएगा। लेकिन सिद्धार्थ कहाँ मानने वाला था। उसने मयूरी को गोद में उठा लिया। मयूरी डर गई। उसने घबरा कर कहा, नीचे उतारो मुझे, मुझे गिरने से डर लगता है। तभी सिद्धार्थ ने उसे काउंटर पर बैठाया और प्यार से उसको समझा कर कहा, हंगामा मत करो, अपने हबी को किस करने दो, सब ठीक हो जाएगा। आगे से मयूरी ने उसके होठों पर उंगलियां रखकर कहा, नहीं, तुम्हारा प्रेम जादू अभी अभी टूटा है। तुम्हें आराम करना चाहिए, लालची मत बनो। लेकिन सिद्धार्थ ने उसे ओस कसकर पकड़कर कहा, तुम्हारी बात सही है, बस एक बार मुझे हबी कहकर बुलाओ। वो रात में ऐसे ही प्यार और मस्ती में गुजर गई। अगली सुबह नन्हे आरुष की नींद खुली। उसने देखा मम्मी पापा की बाहों में सिमटी सो रही है और पापा जाग कर मम्मी को प्यार से निहार रहे हैं। आरुष उत्साहित होकर चिल्लाया। आगे से सिद्धार्थ ने होठों पर उंगली रखकर उसे चुप करवा कर कहा, धीरे बोलो बेटा, मम्मी कल रात बहुत थक गई थी होंगी। आरुष मासूमियत से देखने लगा। सिद्धार्थ ने उसे गोद में लिया और दूध की बोतल बनाने लगा। उसने दूध बनाकर आरुष से कहा, पापा और मम्मी तुम्हारे लिए एक छोटी बहन लाने का प्लान कर रहे हैं। लेकिन आरुष को ये विचार पसंद नहीं आया। खेलते खेलते आरुष बिस्तर पर चढ़ गया और मयूरी का कंबल खींचने लगा। उसकी नजर मयूरी के कंधे पर बने एक लाल निशान पर पड़ी। उसे लगा मम्मी को चोट लगी है। वो जोर जोर से रोने लगा। मयूरी हड़बड़ा कर उठी। सिद्धार्थ ने आरुष को गोद में लेकर समझा कर कहा, बेटा डरो मत। तभी मयूरी ने सिद्धार्थ को घूर कर देखा। उसकी आंखों ही आंखों में बोली, सारी गलती तुम्हारी है ये। सिद्धार्थ ने आरुष को दूध पिलाकर मयूरी के माथे को चूम कर कहा, मयूरी, आज मेरी सच में एक मीटिंग है, तुम आराम करो, मैं जल्द ही वापस आऊंगा। मयूरी ने उसका कॉलर ठीक करके कहा, जल्दी जाना और जल्दी आना। सिद्धार्थ के जाने के बाद मयूरी ने अपने होठों को छुआ
और मुस्कुराकर बोली, नन्हे आरुष, पापा हम दोनों का बहुत ख्याल रखते हैं ना। वहीं उधर होटल से निकलते ही सिद्धार्थ का फोन बजा। उसने देखा अभिराज का फोन था और जैसे ही सिद्धार्थ ने फोन उठाया, उधर से अभिराज ने कहा, बड़े भाई, हमें दिशांत का पता चल गया। वो अपने आदमियों के साथ हिमालय की गहरी घाटियों की तरफ भाग गया है। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ की आंखों में एक खतरनाक चमक आ गई। उसने धीरे से कहा, हिमालय? तभी दूसरी तरफ से अभिराज ने कहा, हाँ मैंने सेना भेज दी, उसका सफाया तय है। उसकी बात सुनकर इधर से सिद्धार्थ ने गंभीरता से कहा, मैं भी आ रहा हूँ। दिशांत का हिमालय जाना नॉर्मल नहीं है। इसके बाद फोन रखते ही सिद्धार्थ की नाक से गर्म खून बहने लगा। एक जाना पहचाना हड्डियों को गलाने वाला दर्द उसके शरीर में लौट आया था। उसने जल्दी से हॉस्पिटल लेकर गए। हॉस्पिटल में डॉक्टर नितेश का चेहरा गंभीर था। उसने सिद्धार्थ का चेकअप करने के बाद कहा, सिद्धार्थ, एंटीडोट ने काम किया था, लेकिन स्थिति अभी भी बदतर हो सकती है। तुम हिमालय के सबसे पुराने मदर चाइल्ड कीड़े के श्राप में थे। तुम्हारे अंदर बच्चा कीड़ा था, लेकिन उसकी माँ कीड़ा किसी इंसान के पास है। जब तक वो माँ कीड़ा जिंदा है, तब तक वो तुम्हें कंट्रोल करके असहनीय पीड़ा दे सकता है। उसकी बात सुनते ही सिद्धार्थ सब समझ गया। उसने नितेश की तरफ देखकर कहा, इसका मतलब दिशांत के पास माँ कीड़ा है। अगर वो मर गया तो मैं बच जाऊंगा। चलो हिमालय चलते हैं। इसी समय उधर होटल में मयूरी के फोन पर एक अननोन नंबर चमका। जैसे उसने फोन उठाया, दूसरी तरफ से दिशांत की गहरी घिनौनी हंसी सुनाई दी। उसने हंसकर कहा, हेलो मिसेस सिद्धार्थ गुलेरिया। उसकी आवाज सुनकर मयूरी सन रह गई। उसने तुरंत उसको पहचान कर पूछा, दिशांत तुम क्या चाहते हो? आगे से दिशांत ने क्रूरता से हंसकर कहा, तुम्हारे पति ने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया। अब वो मुझे घेर रहा है, लेकिन उसे नहीं पता कि उसकी जान मेरी मुट्ठी में है। उसके शरीर में जो कीड़ा है, उसकी माँ मेरे पास है। मैं जब चाहूं उसे तड़पा सकता हूं। अभी तक से सिर्फ खून आया होगा, लेकिन आगे। उसकी धमकी सुनकर मयूरी का दिल बैठ गया। उसने घबरा कर पूछा, साफ साफ बताओ तुम चाहते क्या हो? दूसरी तरफ से दिशांत ने अपनी शर्त बताकर कहा, सिद्धार्थ के साथ हिमालय की गहरी घाटियों में आ जाओ। एक रात मेरे साथ गुजारो, मेरी सेवा करो और मैं वो माँ कीड़ा तुम्हें सौंप दूंगा। मैं हमेशा से तुम्हें चखना चाहता था मयूरी। उसकी बात सुनकर मयूरी को घिन आई, लेकिन उसको डर भी था। उसने फोन काटा और तुरंत सिद्धार्थ को मिलाया। कुछ रिंग्स के बाद उधर से सिद्धार्थ की आवाज आई, हेलो मयूरी। सिद्धार्थ की आवाज शांत थी, लेकिन उसके पीछे दर्द छुपा था। आगे से मयूरी ने घबरा कर कहा, सिद्धार्थ तुम कहाँ हो? सिद्धार्थ ने कहा, ऑफिस में। क्यों? उसकी बात सुनकर मयूरी की आंखों में आंसू बहने निकले। वो जानती थी कि वो झूठ बोल रहा है सिर्फ उसे बचाने के लिए। वो अकेले में उस नर्क में जा रहा था। मयूरी ने अपना रोना बंद करके कहा, कुछ नहीं, मैं बस बता रही थी कि मैं काम पर जा रही हूँ, अपना ख्याल रखना। ये कहकर उसने अपनी आंखों में डर नहीं बल्कि एक दृढ़ निश्चय था कि वो उसे अकेले नहीं जाने देगी। तभी फोन के दूसरी तरफ से सिद्धार्थ की आवाज आई, मयूरी, मैं अगले 2 दिनों के लिए बिजनेस ट्रिप पर विदेश जा रहा हूँ। तुम घर पर मेरा इंतजार करना। उसकी आवाज में एक झूठी शांति थी। आगे से मयूरी ने कहा, बिजनेस ट्रिप? दूसरी तरफ से सिद्धार्थ ने कहा, जी हाँ, मैं बहुत जल्द वापस आ जाऊंगा। इधर से मयूरी ने भी अपनी भावनाओं को दबाकर कहा, ठीक है, अपना ध्यान रखना। यह कहते हुए मयूरी ने फोन काट दिया। उसकी आंखों में आंसू लुढ़क गया, जिसे उसने तुरंत पहुंचा और वो जानती थी कि वो झूठ बोल रहा है। उसने खिड़की के पास जाकर देखा और सुरभि को फोन किया। जैसे सुरभि ने फोन उठाया, मयूरी ने उससे कहा, सुरभि दीदी, मुझे आपकी मदद चाहिए। मुझे पता है कि सिद्धार्थ नितेश भाई के साथ है। क्या आप पता लगा सकते हैं कि वो कहाँ है? वहीं उधर हॉस्पिटल के बाहर सिद्धार्थ नितेश सेना के हरे रंग के जीप की तरफ बढ़े। तभी अभिराज ने उनका स्वागत करके कहा, बड़े भाई डॉक्टर नितेश। आगे से सिद्धार्थ ने उसे बीच में बात काटकर कहा, कुछ कम मत कहो, जल्दी चलो। उसका चेहरा गंभीर था। इसके बाद उनकी जीप उधर मुड़ी ही थी कि सामने एक लाल फरारी तेज स्पीड से आई। उसने उनका रास्ता रोक दिया। दोनों कारों ने चीख कर ब्रेक लगाए। अभिराज ने अभी बड़बड़ाने ही वाला था कि उसने फरारी का दरवाजा खुलते देखा। ड्राइवर को देखते हुए उसके मुंह से एक दम निकला, भाभी। तभी सिद्धार्थ ने खिड़की से मयूरी को देखा। उसका कोमल चेहरा आज गुस्से में तमतमाया हुआ था। सिद्धार्थ तुरंत बाहर निकला। उसका लंबा बदन तन गया था। उसने मयूरी से पूछा, मयूरी तुम यहाँ क्या कर रही हो? वहीं मयूरी की आंखें लाल थी, लेकिन उसने फिर से स्थिर आवाज में व्यंग भरी मुस्कान के साथ कहा, क्या तुम बिजनेस ट्रिप पर नहीं जा रहे थे?
मैं तो तुम्हें विदा करने आई हूँ। सिद्धार्थ समझ गया कि खेल खत्म हो चुका है। मयूरी को सब पता चल गया है, इसलिए उसने चौंक कर कहा, तुम्हें किसने बताया? मयूरी ने कहा, मुझे साथ लेकर चलो। आगे से सिद्धार्थ ने उसको समझा कर कहा, मयूरी, मैं कोई हॉलिडे नहीं मनाने जा रहा। हिमालय की गहरी रहस्यमयी घाटियों में जाना खतरे से खाली नहीं। सिद्धार्थ की आवाज में चेतावनी भरी थी, लेकिन तभी मयूरी ने अपनी जेब से फोन निकाला और सिद्धार्थ के सामने कर दिया। उसकी आंखों में एक पागलपन सवार था। उसने जिद करके कहा, अगर तुम मुझे साथ नहीं ले गई तो मैं आज रात अकेले दिशांत के पास चली जाऊंगी। उस कमीने ने कहा है कि अगर मैं उसकी सेवा करूंगी तो वो लव स्पेल तोड़ने वाले माँ कीड़े को मुझे सौंप देगा। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ का चेहरा पत्थर हो गया। उसकी आंखों में शाही जैसा गहरा अंधेरा छा गया। यह धमकी नहीं, एक ब्रह्मास्त्र था। तभी नितेश ने सिचुएशन को भांप कर सुरभि की तरफ देखा, जो फरारी में बैठी थी। यह देखकर नितेश समझ गया कि वो पक्का इरादा बनाकर आई है, इसलिए उसने सिद्धार्थ को सलाह देकर कहा, सिद्धार्थ, अब कोई रास्ता नहीं है, मयूरी को साथ ले चलो। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ ने एक पल सोचा, लेकिन मयूरी की जिद के अगर उसकी एक न चली, इसलिए उसने हार मानकर कहा, गाड़ी में बैठो। मयूरी झट से जीप में बैठ गई। जीप का सफर तनावपूर्ण था। पीछे की सीट पर सिद्धार्थ और मयूरी बैठे थे, लेकिन उनके बीच एक अदृश्य दीवार थी। तभी अभिराज ने माहौल को हल्का करने की कोशिश करके कहा, भाभी, आपको नहीं आना चाहिए था, ये बहुत खतरनाक है। उसकी बात सुनकर मयूरी भड़क उठी। उसने चिल्लाकर कहा, सबको लगता है कि वो मेरे भले के लिए कह रहे हैं। क्या मुझे घर बैठकर बस तुम्हारी मौत की खबर का इंतजार करना चाहिए? मैं एक लाश से शादी नहीं करना चाहती। उसकी आवाज में महीनों का दबा हुआ डर और दर्द था। तब एक मजबूत बांह ने उसे अपनी ओर खींचा। सिद्धार्थ ने उसे कसकर गले लगा लिया। आगे से मयूरी ने संघर्ष करके कहा, छोड़ो मुझे, जब भी मुसीबत आती है तुम मुझे दूर धकेल देते हो। लेकिन तभी सिद्धार्थ ने उसके बालों को चूम कर कहा, शांत हो जाओ, मैं तुम्हें अपनी हथेली के नीचे थामे बैठा हूं। डरता हूं कि कहीं तुम गिर न जाओ। क्या मैं तुम्हारे साथ अच्छा नहीं हूं? उसकी आवाज में असीम कोमलता थी। उसकी आवाज सुनकर मयूरी का गुस्सा पिघल गया। आगे से सिद्धार्थ ने सीने पर हाथ रख दिया। उसने डर कर पूछा, क्या मेरे पास होने से मतलब मेरे प्यार की वजह से तुम्हें दर्द होता है? आगे से सिद्धार्थ ने तुरंत झूठ बोलकर कहा, बिल्कुल नहीं। लेकिन मयूरी ने महसूस किया कि सिद्धार्थ की मांसपेशियां तनाव में थी। उसकी नसों में खून तेजी से दौड़ रहा था। दिशांत के पास मौजूद मादा कीट सिद्धार्थ के शरीर में मौजूद नर कीड़े को कंट्रोल कर रहा था। मयूरी के करीब होने से दर्द बढ़ रहा था। मयूरी समझ गई। उसने खुद को उससे अलग करके कहा, गाड़ी रोको। जीप रुकते ही वो कूदकर बाहर निकली और पीछे आ रही सुरभि की गाड़ी में बैठ गई। सिद्धार्थ ने उसे रोकने की कोशिश की। वो जानता था कि वो उसका दर्द कम करने के लिए दूर गई है। नितेश ने सिद्धार्थ की हालात देखी और समझ गया कि वो किस पीड़ा से गुजर रहा होगा। उस अगले दिन वो रोहतांग होते हुए हिमालय की गहरी घाटियों में पहुंचे। वहां के पुराने लकड़ी के मकानों में रहने की व्यवस्था की गई थी। रात के खाने के बाद उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी बनाना शुरू कर दिया। अभिराज ने नक्शे पर उंगली रखकर कहा, दिशांत खतरी पैलेस में छिपा है। हमारे लोगों ने उसे घेर लिया है, लेकिन हम हमला नहीं कर सकते। उसके पास मादा कीट है। अगर उसे खतरा महसूस हुआ तो वो सिद्धार्थ को मारने के लिए उस कीड़े का इस्तेमाल करेगा। तभी मयूरी अचानक बोल पड़ी। उसने कहा, हमें किसी को अंदर भेजना होगा। मैं जानती हूं कि वो क्या चाहता है। मैं अंदर जाऊंगी। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ ने मेज पर हाथ मारकर कहा, बिल्कुल नहीं। क्या तुम उस मेंटल के सामने खुद को परोसने जा रही हो? प्लान खारिज कर दिया गया। सिद्धार्थ ने नितेश को इशारा किया और रात में मयूरी को नींद की दवा दे दी जाए ताकि वो कोई बेवकूफ़ी ना करे। रात में सुरभि और मयूरी कमरे में थी। तभी एक स्थानीय लड़की वो चाय लेकर आई। लड़की ने कहा, दीदी, ये पी लो, अच्छी नींद आएगी। सुरभि ने तुरंत चाय पी ली और मयूरी को कप दे दिया। मयूरी ने कप होठों से लगाया। तभी उसकी नजर दरवाजे के नीचे से देख रहे पहरेदारों के जूतों पर पड़ी। उसे समझ आ गया कि चाय नॉर्मल बिल्कुल नहीं है। इसलिए मयूरी ने बाथरूम में जाकर चाय टॉयलेट में थूक दी और नल चला दिया। बाहर आकर उसने सोने का नाटक करके कहा, गुड नाइट सुरभि दीदी। उसका दिमाग भागने का प्लान कर रहा था। अगली सुबह सुरभि की चीख से नींद टूटी। उसने चिल्लाकर कहा, मयूरी नहीं है। सिद्धार्थ, जो नींद की दवा के असर में था, वो झटके से जागा। उसने चौंक कर कहा, क्या? तब यमराज ने दरवाजा तोड़कर कमरे की तलाशी ली।
उसने सब चेक करने के बाद कहा, खिड़की के नीचे पैरों के निशान हैं, भाभी भाग गई है। उसकी बात सुनते ही नितेश ने कहा, वो दिशांत के पास गई है, उसने सीक्रेट रास्ते का इस्तेमाल किया होगा, वरना हमारे गार्ड उसे देख लेते। उसका चेहरा पीला पड़ गया। वहीं अभिराज गुस्से में था। उसने चिल्लाकर कहा, हमें अभी हमला करना चाहिए। लेकिन नितेश ने उसको तुरंत रोक कर कहा, नहीं, अगर हम अभी घुसे तो मयूरी की सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी और दिशांत घबराकर सिद्धार्थ को मार सकता है। मयूरी ने यह जोखिम सोच समझकर उठाया है। वहीं सिद्धार्थ बिल्कुल शांत खड़ा था और तूफान के पहले का जैसा सन्नाटा बन गया था। उसकी मुट्ठियां इतनी जोर से बंधी थी कि खून निकल आया। उसके पास अभी दो ऑप्शन थे, इसलिए वो सोच रहा था कि उसने अपनी वाइफ पर भरोसा करना चाहिए या उसे बचाने के लिए सब कुछ दांव लगाना चाहिए। कुछ देर सोचने के बाद सिद्धार्थ ने ऑर्डर देकर कहा, जाओ, जाकर सीक्रेट रास्ते की जांच करो, देखो अगर मयूरी ने हमारे लिए कोई सुराग छोड़ा हो। उसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। वहीं उसका ऑर्डर सुनते ही अभिराज और उसके आदमी जंगल में फैल गए। ऐसे ही जांच करते हुए आधा घंटा बीत गया, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद अभिराज ने हताश होकर कहा, भाई, ये भूसे में सुई ढूंढने जैसा है। दूसरी तरफ सिद्धार्थ की गहरी काली आंखें जमीन पर टिकी। तभी उसकी नजर एक चीज पर पड़ी। झाड़ियों के पास जमीन पर एक हल्का पीला धब्बा था। वो को दो कदम आगे बढ़ा और नीचे झुक गया। उसने अपनी उंगलियों से उस पीले धब्बे को छुआ। ये नॉर्मल मिट्टी नहीं थी, ये मयूरी का मैसेज था। तभी नितेश ने जमीन पर पड़े वो एक कुचले हुए फूल को उठाया और ये देखते हुए, तभी हिमालय का स्पेशल फूल था। इसके सेंटर में एक अनोखी पीली कली थी। उसकी बात सुनते ही सुरभि की आंखों में चमक आ गई। उसने तुरंत आगे जाकर कहा, मुझे याद आया, कल रात मयूरी ने खिड़की के नीचे ऐसे ही एक फूल की तरफ इशारा किया था। उसने कहा था कि पीली कली बहुत सुंदर है। उसकी बात सुनकर अभिराज तुरंत समझ गया। उसने अपने सबऑर्डिनेट को जांच करने का ऑर्डर दिया। सैनिकों ने झाड़ियों की जांच की और पाया सड़क पर एक हल्का पीला निशान बना हुआ था, पराग का एक रास्ता। अभिराज ने चिल्लाकर कहा, दत्त तेरे की, ये इतना साफ था और हम चूक गए। भाभी ने हमारे लिए रास्ता छोड़ा है, आगे बढ़ो। 3 मिनट बाद सैनिकों ने पहाड़ के नीचे एक सीक्रेट एंट्री गेट खोज निकाला। उन्होंने चिल्लाकर कहा, बॉस, रास्ता मिल गया, इन्होंने पहाड़ के नीचे सुरंग बना रखी है। उनकी आवाज सुनते ही अविराज ने सिद्धार्थ की ओर देखकर कहा, बड़े भाई, भाभी की सूझबूझ काम आई, अब हम दिशांत का भागने का रास्ता बंद कर देंगे। वहीं सिद्धार्थ ने गहरी आंखों से एक अजीब सी पीड़ा थी। वो जानता था कि मयूरी बहादुर है, लेकिन वो बहादुरी उसे डराती थी। अब वो किस हाल में होगी। वहीं उधर खत्री पैलेस में मयूरी ने आंखें में काली पट्टी हटा दी गई। वो एक आलीशान हॉल में खड़ी थी, जहां हर तरफ बंदूकधारी सैनिक तैनात थे। सामने सोफे पर दिशांत बैठा था और उसके हाथ में रेड वाइन का ग्लास था। दिशांत रेड वाइन का ग्लास पकड़े हुए खड़े होकर बोला, मिसेज गुलेरिया, आखिरकार आप आ ही गई। मुझे आपका बहुत देर से इंतजार हो। आगे से मयूरी ने ठंडी हंसी हंसकर कहा, मिस्टर खत्री मेरा इंतजार कर रहे हैं। मैं आने से कैसे हिचक सकती थी। फालतू की बात छोड़ो, पहले यह बताइए कि इस प्रेम मंत्र कीड़ा कहाँ है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि वो असली है या नकली। उसकी बात सुनकर दिशांत ने मयूरी की तरफ देखा। उसकी आंखों में प्रशंसा का भाव था और उसने कहा, अरे बाप रे बाप, आखिर तुम मिसेज गुलेरिया हो। मेरे इलाके में आकर भी तुम अपनी अड़ियल इतनी कैसे हो सकती हो। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं तुम्हें प्रेम मंत्र कीड़ा नहीं दूंगा और उसकी जगह तुम्हें चाहूंगा। उसकी बात सुनकर मयूरी ने अपनी खूबसूरत कमर सीधी की और अपने होठों को कोने को मुस्कुरा कर कहा, मिस्टर खत्री, मुझे मालूम है कि आप ऐसा नहीं करेंगे। आगे से दिशांत ने मुस्कुरा कर कहा, अरे मैं क्या, ऐसा क्यों नहीं करूंगा, मुझे कारण बताओ। दिशांत उसकी बात में बहुत इंटरेस्ट दिखा रहा था। आगे से मयूरी ने व्यंग करके कहा, डर, तुम खुद को हीरो समझते हो। एक हीरो अपनी ताकत से जीतता है, औरत के पीछे छिपकर नहीं। तुम्हारे पास मौका था भागने का, लेकिन तुम रुके रहे क्योंकि तुम्हें सिद्धार्थ को नीचा दिखाना था। लेकिन याद रखना, मेरे साथ जबरदस्ती करने के बाद तुम सिद्धार्थ को जो दर्द दोगे, वो तुम्हें एक महान व्यक्ति नहीं, बल्कि एक गंदी नाली का कीड़ा बनाएगा। उसकी बात सुनकर दिशांत को गुस्सा नहीं आया, बल्कि वो मुस्कुरा उठा। उसने मुस्कुरा कर कहा, हाँ वाकई तुम साहसी हो। इसके बाद उसने अपने आदमियों को इशारा करके कहा, किसी को यहाँ भेजो, उस व्यक्ति को बाहर लाओ। मिसेज गुलेरिया को भी उस आदमी को देखने दो। आगे से एक सबऑर्डिनेट ने कहा, जी सर।
ये कहते हुए उसके सबॉर्डिनेट ने छत पर दरवाजा खोला और अंदर से एक व्यक्ति बाहर आ गया। मयूरी ने नजरें उठाकर देखा। ये हिमालय का रहने वाला था। उसका रंग सांवला था। लंबे समय तक कैद में रहने के कारण वो भ्रमित सा लग रहा था। वो भी एक विक्टिम था। मयूरी जानती थी कि आदमी ही प्रेम मंत्र का रचयिता है। इस मामले में दिशांत उसे धोखा नहीं देगा। यह आदमी बहुत ही उग्र और सनकी था। वो छल करने की जहमत नहीं उठाएगा। मयूरी ने अपने पैर आगे बढ़ाकर कहा, बूढ़े चाचा। वो उसे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन तभी दिशांत के सब ऑर्डिनेट ने उस आदमी को खींचकर वापस कमरे में फेंक दिया। तभी इससे पहले कि मयूरी कुछ कर पाती, दिशांत ने उसे पीछे से जकड़ लिया और उसकी गर्दन सूंघने लगा। उसने एक गहरी सांस लेकर कहा, मिसेज गुलेरिया, आप बहुत सुगंधित हैं। ये देखते ही उसके आदमियों ने सीटें बजाई। वो मयूरी को घिन आने लगी थी। तभी दिशांत ने उसे उठाया और ऑफिस की मेज पर पटक दिया। उसने मयूरी की तरफ लालची नजरों से देखकर कहा, यंग मास्टर सिद्धार्थ का टेस्ट वाकई बेहतरीन है। तुम एक प्रीमियम प्रोडक्ट हो। उसकी बात सुनते ही उसके आदमी ठहाका मारकर हंसने लगे, लेकिन मयूरी को खुद को शांत रखकर बोले, दिशांत, अगर तुम चाहते हो कि मैं कोऑपरेट करूं तो इन कुत्तों को बाहर भेजो। आगे से दिशांत ने उसकी गर्दन चूम कर कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं। उसकी बात सुनकर मयूर ने उसको धमकी देकर कहा, तभी तुम्हारे ये आदमी जिंदा बच पाएंगे। इनको बाहर भेज दो। उसकी बात सुनकर दिशांत को उसकी आंखों में एक अजीब सा आग दिखाया। उसने हाथ हिलाकर कहा, सब बाहर चले जाओ। उसके इतना कहते ही हॉल खाली हो गया। दिशांत की हवस अब बेकाबू थी। उसने मयूरी के कपड़े फाड़ दिए। मयूरी ने अपनी आंखें बंद कर ली। सही पल का इंतजार किया और जैसे ही दिशांत ने उसकी जींस की जिप खोलने के लिए पकड़ ढीली की, मयूरी ने पूरी ताकत से उसे लात मारी। धड़ाम। दिशांत जो नशे और कामुकता में चूर था, तभी मयूरी बिजली की तरह उठे। उसने दिशांत के कोट को पहन लिया और दीवार पर लगी सीक्रेट मशीन को एक्टिवेट कर दिया। तभी दरवाजा खुला। वो भागने ही वाली थी। उसे उस बूढ़े चाचा का ख्याल आया और उन्हें लेने के लिए मुड़ी। तभी एक लोहे जैसा हाथ उसके बाल खींचकर उसे दीवार पर दे मारा। दीवार से टकराते ही मयूरी के मुंह से खून निकल आया। दिशांत जाग चुका था। उसने चिल्लाकर कहा, कुतिया, तुमने मुझे ड्रग्स देने की कोशिश की। मयूर ने कुछ देर पहले मौका पाकर दिशांत की रेड वाइन में एक ड्रग मिलाया था, जो उसने नितेश से कुछ दिन पहले लिया था। नितेश का दिया हुआ वो बेहोशी का ड्रग दिशांत पर बेअसर था। उसने मयूरी का गला दबा दिया। मयूरी की सांसें उखड़ने लगी, लेकिन उसने हंसना नहीं छोड़ा। उसको ऐसे हंसता देखकर दिशांत ने चिल्लाकर कहा, अब हंस क्यों रही हो। आगे से मयूरी ने टूटती सांसों के साथ कहा, तुम्हारी बेबसी पर। तुम पागल हो। अगर ऐसा नहीं होता तो तुम मुझे कभी नहीं छोड़ते। तुम मुझे उस कीड़े को साथ ले जाते। तभी दिशांत ने उसे कसकर पकड़कर कहा, सही पकड़ा। अब मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा और इस बार कोई नर में नहीं। आगे से मयूर ने संघर्ष किया, लेकिन सब बेकार। तभी छत से कांच टूटने की आवाज आई। छपाक एक काली परछाई सीधे आसमान से गिरी। उसको देखते ही मयूरी की आंखों में चमक आ गई और उसने चिल्लाकर कहा, विक्रम। ये विक्रम था। उसकी स्पीड अमानवीय थी। इससे पहले कि दिशांत कुछ समझ पाता, विक्रम ने उस बूढ़े चाचा को उठाया और छत से बाहर रास्ते की ओर फेंक दिया, जहां सेफ जाल लगा था। इसके बाद विक्रम वापस नीचे कूदा। दिशांत के सामने दीवार बनकर खड़ा हो गया। वो किसी पेंटिंग से निकला राजकुमार लग रहा था, शांत, सुंदर और घातक। तभी दिशांत ने मयूरी को ढाल बनाया और उसकी गर्दन पर चाकू रखकर कहा, हिलना मत वरना। लेकिन विक्रम की स्पीड इतनी तेज थी, वो पलक झपकते ही दिशांत के सामने था। दिशांत ने घबराकर चाकू सीधा विक्रम के दिल में घोंप दिया। चाकू विक्रम के सीने में गहरा धंस गया, जिसे देखकर मयूरी की चीख निकल गई और उसने चिल्लाकर कहा, विक्रम। लेकिन विक्रम ने न तो चीख मारी और न ही पीछे हटा। उसने दिशांत का हाथ पकड़ लिया ताकि वो चाकू निकाल न सके। यह देखकर दिशांत की आंखें फटी रह गई। उसने मन ही मन में सोचा कि इस लड़के को दर्द नहीं होता क्या। इसी बीच मयूरी ने मौका देकर दिशांत के हाथ पर काट लिया, जिससे दिशांत की पकड़ ढीली हुई और मयूरी छूट गई। जैसे ही मयूरी उसकी पकड़ से निकली, विक्रम ने दिशांत को लात मारकर दूर फेंक दिया। फिर उसने उसके सीने में धंसे चाकू को पकड़ा और बिना किसी भाव के बाहर खींच दिया। खंजर के बाहर निकलते ही खून का फवारा फूट पड़ा। ये देखकर मयूरी ने चिल्लाकर कहा, विक्रम। मयूरी रोते हुए उसके पास भागी और अपने हाथों से घाव को दबाने लगी, लेकिन खून उसकी उंगलियों के पास से बहने लगा। वहीं दिशांत पागल हो गया। उसने अपने आदमियों से चिल्लाकर कहा, इन्हें मार डालो।
उसने इतना ही कहा था तभी बाहर धमाके होने लगे, जिसके बारे में रिपोर्ट देते हुए दिशांत के सब ऑर्डिनेट ने उससे कहा, बॉस, हम पर बर्फबारी हो रही है, यहाँ से बाहर निकले का सीक्रेट रास्ता भी नष्ट हो गया। इसी के साथ दिशांत के आदमियों की भगदड़ मच गई। वहीं कमरे के अंदर विक्रम दीवार के सहारे नीचे फिसल गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। मयूरी ने उसको संभालने की कोशिश करके कहा, विक्रम, आंखें बंद मत करना, नितेश आ रहा है, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। मयूरी सिसकने लगी थी। तभी विक्रम ने मयूरी का हाथ थाम लिया। उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा था। उसने मुस्कुराकर कहा, भाभी, मुझे दर्द नहीं हो रहा, बस नींद आ रही है। मयूरी जानती थी कि उसे दर्द नहीं होता, ये उसकी बीमारी थी, वरदान नहीं। उसने उसके गाल को थपथपा कर कहा, नहीं नहीं, सोना मत। तुम्हें निया याद है, वो तुम्हें बहुत पसंद करती है। अगर तुम सो गए तो मैं उसको क्या जवाब दूंगी। आगे से विक्रम ने धीरे से कहा, निया, मैं उसे पसंद नहीं कर सकता। ये कहते हुए विक्रम की पलकें झपकने लगी। उसकी बात सुनकर मयूरी ने हैरानी से पूछा, क्यों? लेकिन विक्रम की आंखें बंद होने लगी थी। ये देखकर मयूरी का दिल टूटने लगा। तभी एक गर्म और मजबूत आलिंगन ने उसे घेर लिया। एक कोमल आवाज आई, मयूरी, ये सिद्धार्थ था। मयूरी ने उसे देखा, जैसे डूबते को किनारा मिल गया। उसने सिद्धार्थ की कमीज पकड़कर कहा, सिद्धार्थ, विक्रम को बचाओ, उसे चाकू लगा है। आगे से सिद्धार्थ ने उसके आंसू पहुंच कर कहा, नितेश यही है, सब ठीक हो जाएगा। नितेश अपने सफेद लैब कोट में युद्ध के मैदान में शांत दिख रहा था। वो तुरंत विक्रम के पास पहुंच गया। मयूर ने नितेश को काम करते देखा और उसे तसल्ली हो गई। उसका दिल ढीला पड़ गया। वो सिद्धार्थ की सुरक्षित बाहों में आ गई थी। सिद्धार्थ ने मयूरी के माथे को चूमा, दिलासा दिया। वो खामोशी से शब्दों की जरूरत नहीं थी, क्योंकि दोनों का ध्यान सिर्फ विक्रम पर था, जिसकी जिंदगी एक धागे से लटकी हुई थी। वहीं डॉक्टर नितेश ने अपने दस्ताने पहने और विक्रम के पास झुके। उनका हाव भाव गंभीर और प्रोफेशनल था। उन्होंने विक्रम की पल्स चेक करके कहा, पल्स कमजोर है, बहुत खून बह चुका है, इसे स्ट्रेचर पर लेटाओ धीरे से। नितेश की आवाज में एक सम्मोहक शांति थी। उन्होंने एक कैंची से विक्रम के खून की शर्ट काटी और घाव दिल के बेहद करीब था। तभी नितेश ने तेजी से निर्देश देकर कहा, घाव बाई कॉलर बोन के 3 सेंटीमीटर दूर है। अगर इस सर्जरी का समय नहीं, खून का थक्का जमाने वाली दवा लाओ, कोई छाती को दबाओ। तभी हिमालय की एक युवती जो नितेश को मुग्ध होकर देख रही थी, वो आगे बढ़ी। उसने आगे बढ़कर कहा, मैं करूंगी डॉक्टर नितेश। नितेश ने उस युवती का हाथ पकड़ उसे सही दबाव डालने का तरीका सिखाया। उन्होंने कहा, घड़ी की दिशा में दबाते रहो। वहीं वो पास खड़ी शुरभी वे देख कर हैरान थी। नितेश का वो रूप, एक स्किल्ड डॉक्टर जो इतना शांत और आकर्षक था, उसने शुरभी के दिल की धड़कन बढ़ा दी। वो बस देखती रह गई। तभी नितेश ने सुई उठाई और कुशलता से घाव छील दिया। घाव पर टांके लगाने के बाद नितेश ने दस्ताने उतारे और कहा, इसको मॉनिटरिंग रूम में ले जाओ। इसके बाद आज रात का समय नाजुक है। उसकी बात सुनते ही मयूरी की आंखों में आंसू बह निकले। उसने डॉक्टर नितेश के पास जाकर कहा, नितेश भाई, क्या वो बच जाएगा? नितेश ने ईमानदारी से उसकी बात का जवाब देकर कहा, कह नहीं सकते, आज रात तय करेगी कि वो कोमा से बाहर आता है या नहीं। उसकी बात सुनकर मयूरी फूट फूट कर रोने लगी। उसने सिसक कर कहा, ये मेरी गलती है, मैंने ही उसे बुलाया था। तभी ऊपर से सिद्धार्थ की आवाज आई। उसने मयूरी से कहा, जब तुम्हें पता है तो फ्यूचर में ऐसी गलती कभी मत करना। उसकी बात सुनकर मयूरी भड़क उठी। उसने सिद्धार्थ को धक्का देकर कहा, चले जाओ यहां से, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। ये मेरे और विक्रम के बीच की बात है। ये कहते हुए वहां से भाग गई। ये देखकर सिद्धार्थ ने अपनी मुट्ठी भींच ली। उसकी वाइफ उस पर गुस्सा कर रही थी, वो कुछ नहीं कर सकता था। तभी दूर खड़े सिद्धार्थ ने देखा कि सुरभि मयूरी के पास लेकर जा रही है। ये देखकर नितेश की तरफ देखा और व्यंग करके कहा, तुम्हारी गर्लफ्रेंड ईर्ष्यालु है। आगे से नितेश ने मुस्कुरा कर कहा, तुम्हारी वाइफ भी गुस्से में है और ये गुस्सा लंबा चलेगा। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ ने कंधे उचकाए और अपनी नजर दूर लड़ाई के मैदान की तरफ कर ली। निशांत और अभिराज के बीच अभी भी फाइट चल रही थी। तभी एक काली छाया प्रकट हुई। वंशिका वहां आ गई। उसको देखते ही सिद्धार्थ ने मुस्कुराकर वोकी टोकी पर कहा, मिस बजाज, छोटे भाई मिलकर निशांत को पकड़ो। अगर तुम दोनों असफल रहे तो मैं तुम दोनों की शादी करवा दूंगा। उसकी बात सुनकर अभिराज और वंशिका दोनों सन रह गए। शादी, इस झटके ने उन्हें नशा दे दिया और 20 मिनट बाद निशांत घुटनों पर जमीन पर था। तब वंशिका ने अपनी बंदूक तान कर कहा,
तुम्हारा खेल खत्म और अब तुम भी खत्म हो जाओगे। लेकिन तभी सिद्धार्थ ने आगे आकर उसे रोक कर कहा, मिस बजाज, इसे मारकर अपने हाथ गंदे मत करो, इसे कानून के हवाले करो। जेल में इसका जीवन मौत से बदतर होगा। उसकी बात सुनकर दिशांत ने हंसकर खून थूक कर कहा, यंग मास्टर सिद्धार्थ, अगर तुम्हारी वाइफ इतनी चतुर न होती तो आज तुम यहां न होते। आगे से सिद्धार्थ ने गर्व से कहा, हाँ बिल्कुल, मेरी वाइफ बहुत होशियार है, तुम जलते रहो। इसके बाद दिशांत को हथकड़ी लगाकर लेकर जाया गया। वो चिल्ला रहा था, उसने चिल्ला कर कहा, मुझे मार डालो, मैं जेल नहीं जाना चाहता, मुझे मार दो। लेकिन उसकी चीखें हवा में घुल गई। किसी ने उसकी एक न सुनी। वहीं रोहतांग के लोकल हॉस्पिटल में सुरभि मयूरी के घावों पर पट्टी कर रही थी। मयूरी दर्द से करहा रही थी। उसने करहा कर कहा, आराम से सुरभि दीदी। तभी सिद्धार्थ जो दीवार से टिका खड़ा था, ये देख न सका। वो आगे बढ़ा और उसने सुरभि के हाथों से पट्टी लेने की कोशिश करके कहा, लाओ मैं करता हूं। लेकिन आगे से मयूरी ने उसे झिड़क कर कहा, नहीं, सुरभि दीदी ही करेंगी। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ का चेहरा उतर गया। सुरभि ने स्थिति भांप ली और मयूरी को कमरे से लेकर चली गई। उसने कमरे के अंदर जाकर कहा, चलो मैं तुम्हारे लिए कपड़े लाती हूँ। इसके बाद कमरे में अकेले मयूरी आईने में अपने घाव देख रही थी। निशांत के थप्पड़ और उसके हाथों के निशान अब भी ताजा थे। तभी उसे लगा जैसे कोई पीछे है। पीछे से एक मजबूत हाथ ने उसकी कमर पकड़ी और उसने धीरे से पूछा, क्या दर्द हो रहा है? ये सिद्धार्थ की आवाज थी। मयूर ने खुद को छुड़ाने की कोशिश करके कहा, मुझे छोड़ो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आगे से सिद्धार्थ ने मजाक करके कहा, तुमने मेरा सूट पहना है। हालांकि वो मजाक कर रहा था, लेकिन उसकी आंखों में दर्द था। उसकी यह उदासी देखकर मयूरी रो पड़ी। उसने सिसक कर कहा, मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो। यही ना कि दिशांत ने मुझे छुआ, मुझे चूमा। अगर तुम्हें लगता है कि मैं गंदी हो गई तो चले जाओ। लेकिन आगे से सिद्धार्थ ने उसे बाहों में जकड़ लिया। उसने उसको अपने सीने से लगा कर कहा, पागल हो क्या? तुम मेरी वाइफ हो। मुझे बस इस बात का दुख है कि तुम्हें मेरी वजह से इतना सहन करना पड़ा। ये कहते हुए मयूरी को मेज पर बिठाया और उसको प्यार से मरहम लगाने लगा। यह उसका प्यार देखकर मयूरी शर्म से लाल हो गई। उसने झिझक कर कहा, मुझे लगा तुम मेरा मजाक उड़ा रहे थे। आगे से सिद्धार्थ ने उसके होठों को चूम कर कहा, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। और तुम चिंता मत करो, विक्रम भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। सुरभि नए कपड़े लाई थी। मयूरी ने कपड़े बदले। उसने एक हल्के नीले रंग की डेनिम ड्रेस पहन ली। चेंज करने के बाद मयूर ने सिद्धार्थ के पास आकर कहा, सिद्धार्थ, विक्रम निया को पसंद करता है। अगर वो यहाँ होती तो शायद वो जाग जाता। उसकी बात सुनते ही सिद्धार्थ ने दरवाजा खोलकर धीरे से कहा, तभी मयूरी ने दरवाजे की तरफ देखा तो वह हैरान रह गई। सामने निया खड़ी थी। पीले रंग की लैस वाले ड्रेस में दौड़ने से उसकी सांसें फूल रही थी। निया रोते हुए उसके गले लग गई। उसने सिसक कर कहा, मयूरी, विक्रम कहाँ है? वो ठीक तो है ना? तभी मयूर ने सिद्धार्थ की ओर देखा। वो समझ गई कि ये उसी का काम है। उसने निया को बुला लिया था। इसके बाद मयूर ने निया की आंखों में देखकर कहा, जाओ, उसे तुम्हारी जरूरत है। उसकी बात सुनते ही निया आईसीयू की तरफ भागी। उसको जाता देखकर मयूर ने राहत की सांस ली। तभी सिद्धार्थ ने उसका हाथ थाम कर कहा, चलो अब सब ठीक हो जाएगा। वे भी उसके पीछे पीछे आईसीयू में चले गए। निया आईसीयू के बिस्तर पर बेहोश पड़े विक्रम को देख रही थी। तभी मयूरी ने उसके पास जाकर रूंधे गले से कहा, निया, विक्रम के दिल के पास चाकू लगा है। नितेश भाई का कहना है कि अगर आज रात वो नहीं जागा तो शायद कभी नहीं जागेगा, इसलिए तुम्हें उसे जगाना होगा। उसकी बात सुनकर निया की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मैं उसे सोने नहीं दूंगी। तभी सिद्धार्थ ने मयूरी के कंधे पर हाथ रखा और उसे बाहर लेकर जाकर बोला, अब उन्हें अकेला छोड़ दो। वहां से निकलने के बाद गलियारे में मयूरी ने सिद्धार्थ से पूछा, सिद्धार्थ, निया यहाँ कैसे आई? सिद्धार्थ ने उसके बालों को सहला कर कहा, मैं जानता था कि तुम्हें उसकी जरूरत होगी, इसलिए मैंने अपना पर्सनल हेलीकॉप्टर भेजकर उसे बुलवा लिया था। उसकी बात सुनकर मयूर ने राहत की सांस ली। आदमी उसका सबसे मजबूत सहारा था। वहीं उधर आईसीयू के कमरे के भीतर सन्नाटा था। निया धीरे धीरे बिस्तर के पास गई। विक्रम गहरी नींद में था। उसका गोरा चेहरा किसी नवजात शिशु की तरह शांत था। उसको इस तरह देखकर निया का दिल बैठ गया। वो उसे हमेशा तंग करता था, लेकिन आज उसकी यह खामोशी निया से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। निया सिसक उठी। उसने सिसक कर कहा, विक्रम, उठो, तुम मुझे तंग मत करो। तो उठो ना, मुझे तंग मत करो ना। मुझे पता है कि
तुम मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। प्लीज जाग जाओ। सुनहरी धूप में विक्रम किसी देवदूत जैसा लग रहा था। निया ने झुककर उसके गाल को चूमा, फिर उसके माथे को चूम कर कहा, विक्रम, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। उसने फुसफुसाया और थकान से उसके बगल में लेट गई। वो गहरी नींद में डूबे विक्रम को अचानक अपनी बेजान दुनिया में किसी के रोने की आवाज सुनाई थी। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। यह आवाज इतनी मधुर थी कि उसका दिल पिघलने लगा। उसकी पलकें भारी होने लगी थी। अब क्या होगा? क्या विक्रम उठ जाएगा या नहीं? क्या निया उसे उठाने में मदद कर पाएगी? जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी कहानी जिद्दी बिलियनियर के साथ। दोस्तों, कहानी अगर अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर से जरूर किया करो।